Some expenses are paid in cash from cash sales. We have to prepare cash account to find total amount of cash sales. We have to prepare cash account to find total amount of cash sales. If some expenses are paid in cash from cash sales, right? We have to prepare cash account to find the total amount of cash sales. ठीक है? सवाल देखें, सवाल आपके सामने, आपकी बुक में भी क्वेश्चन ये शायद ना हो तो उसके सामने से देखते रहे तो ज्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, लिखा है, सॉरी क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा इसको पेड़ की खैर है। ठीक है, देखिए, तारिक owns a retail business but does not maintain full accounting records. All goods are purchased on credit but all sales are on a cash basis. यानी गुड्स परचेज जो कर रहे हैं आप वो क्रेडिट परचेज पे सारी है, लेकिन जो गुड्स सेल कर रहे हैं वो सारी कैश सेल है। ट्रेड पेबल्स दिए हुए 1 अक्टूबर के, दिसंबर के, पेमेंट टू ट्रेड पेबल दिए हुए, डिस्काउंट रिसीव दिया है। कैलकुलेट क्रेडिट परचेजेस फॉर द ईयर एंडिंग, पीएलसी बना के निकालेंगे आप। नीचे डाटा ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, मई जून 20-22 का क्वेश्चन है ये, मई जून 20-22 का ये क्वेश्चन है। मेरी बुक का पेज नंबर 425 है, आपकी बुक में ये सवाल होगा। आप जरा पेज नंबर, आपका भी थोड़ा फर्क होगा, 425 है, लेकिन आपका आगे होगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर में होगा ना, पेज नंबर फर्क होगा मेरे से, आगे आगे। हाँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या बनाना है कि क्रेडिट परचेज फाइंड करनी है। तो आपको पता है क्रेडिट परचेज फाइंड करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पीएलसी। पीएलसी बना लेते हैं हम, वेरी सिंपल, पीएलसी सीए मैं बना भी रहा हूँ साथ साथ। बना लेते हैं, सामने बना रहा हूँ। वैसे आप खुद भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ट्रेड पेबल्स किधर आता है श्याम भट्ट साहब? मतलब ट्रेड पेबल आता है इसके ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर ना, लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी का ब्रॉट डाउन तो क्रेडिट साइड पर ही आएगा, और इसका क्लोजिंग बैलेंस किस साइड पे आ जाएगा, एंडिंग पे डेबिट साइड पे। देख लेते हैं, हमें दोनों दिए हैं क्वेश्चन में। 1 अक्टूबर का है 4980 और 30 सितंबर का है 7220। मैं लिख लेता हूँ 4980, रिटर्न कितना आ जाएगा जी आपका 7220। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ आगे। आगे लिखा हुआ है पेमेंट टू ट्रेड पेबल 70,300, किस साइड पे आएगी, डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पे मैं लिख लूंगा पेमेंट टू ट्रेड पेबल 70,300। आगे नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव, वो भी आपका डेबिट साइड पे आ जाता है। शाम ये सब पढ़ा हुआ है आपने जी जी। डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड पे है, कितना है 940 का। 940 का हम लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड पे, क्योंकि उससे ट्रेड पेबल बेसिकली क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं।
तो सर फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है आपने क्रेडिट परचेजेस जो इस साइड पर आपकी निकल आएंगी जब आप दोनों साइड्स का डिफरेंस जो है वो लेंगे। टोटल कर लेते हैं इसका, टोटल कितना होता है यार 78460, टोटल लिख लेंगे जी हम, ये आपका आ जाएगा जी 78460, इधर का टोटल आपका आ जाएगा जी 78460, इसमें से माइनस कर देंगे हम तो आपके पास क्रेडिट परचेज आ जाएगी, कितनी आ रही है जी 73480 आपकी आ जाएगी क्रेडिट परचेजेस जो हमने फाइंड आउट कर ली 73480। डेबिट साइड की टोटल किया मैंने, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस किया तो मेरे पास क्रेडिट परचेज निकलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं। नेक्स्ट कहता है बट साहब कि एसेट्स एंड अदर लायबिलिटीज 30 सितंबर 2018 की भी दी हुई और 19 की भी दी हुई। 18 राइट साइड पे है, 19 लेफ्ट पे है, तो ओपनिंग कौन सी है, यानी कि जो लेफ्ट पे लिखी हुई है राइट पे लिखी है वो ओपनिंग। हाँ जी, तो नीचे ने इक्विपमेंट दिया हुआ है, वैल्यूएशन इन्वेंट्री है, अदर रिसीवेबल्स है, रेंट प्रीपेड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड है, बैंक लोन दिया हुआ है आपको, अदर पेबल्स, रेंट एक्रूड भी आपको उसने जो है वो क्वेश्चन में दिया है। तो इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या क्या कह रहा है। आगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स दी हुई आपको, कैश टेकिंग्स बैंक, एडिशनल बैंक लोन लिया हुआ आपने, ट्रेड पेबल्स को पेमेंट किया आपने 70,300 पहले भी ले चुके हैं हम, रेंट ऑफ प्रीमिसेस पे किया, न्यू फर्नीचर खरीदा, अकाउंटेंसी फी है, लोन इंटरेस्ट है और ड्राइंग्स है। तारिक टुक गुड्स फॉर पर्सनल यूज वैल्यूड एट कॉस्ट 390 ड्यूरिंग द ईयर। ये कौन सी ड्राइंग्स हैं श्याम, ये गुड्स ड्राइंग्स है, और गुड्स ड्राइंग को हम परचेजेस में से माइनस करते हैं, ड्राइंग में तो ऐड करनी ही रिक्वायर्ड है। कह रहे जी देखते हैं, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019। कहता है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन आपने निकाली। वापस आते हैं हम वापस सवाल के ऊपर टॉप पे, यहाँ पे यानी कि फर्नीचर इक्विपमेंट हमें कितना दिया है 28 ओपनिंग 26,800 का। हम क्या बनाएंगे श्याम, फर्नीचर इक्विपमेंट का अकाउंट बना लेंगे, किस मेथड से, नेट बुक वैल्यू मेथड से। फर्नीचर इक्विपमेंट का अकाउंट बनाऊंगा मैं किस मेथड से, नेट बुक वैल्यू मेथड से बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट अकाउंट, मेथड कौन सा यूज करेंगे जी हम, नेट बुक वैल्यू मेथड। देखिए इधर आपका आ जाएगा डॉलर का साइन, इधर भी आ जाएगा डॉलर का साइन, यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्रॉट डाउन जो पहले से पड़ा हुआ था। देखें पहले से इक्विपमेंट वापस कितना पड़ा हुआ है भाई, अगर हम देखें तो बिल्कुल सही 26,800, एब्सोल्युटली राइट। ब्रॉट डाउन आपके पास है जी 26,800। अच्छा और कैरी डाउन भी है हमारे पास, बिल्कुल ठीक 28,300। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है डेबिट साइड पे एडिशन, तो नया खरीदा हो तो वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। हमने नया खरीदा है, नीचे दिया है न्यू इक्विपमेंट के नाम से, नीचे देखेंगे नीचे आप आए उसने दिया हुआ है कि आपने पेमेंट्स में देखें न्यू फर्नीचर परचेज किया, कितने का 5200 का आपने न्यू फर्नीचर परचेज किया, तो एडिशन में आपका आ जाएगा 5200 का आपने नया फर्नीचर परचेज किया। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, यहाँ पे आती है बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, लेकिन हमको एसेट बेच नहीं रहे इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं। और डिफरेंस में यहाँ पे क्या है कि डेप्रिसिएशन जो कि मुझे बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट करनी है, मैं निकाल लूंगा, इसका टोटल कर लेंगे, ये भी टोटल आ जाएगा आपका। टोटल बताएंगे कितना आता है जी, 26,800 प्लस 5,200, ये आपका आ जाएगा 32,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 32,000 में से माइनस कर देंगे आप 28,300, you will find the amount of depreciation which is basically required in the question। यही उसने कहा था। आपकी आ जाएगी 3700 और ये हमने फाइंड करना। पहले क्या होता था शाम, हम सारे स्टेप्स करते थे, पहले बनाते थे एसएलसीए, फिर पीएलसीए, फिर एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट। अब वो सारे स्टेप खुद ही कह रहा है कि बनाए, तो कर उसको नहीं रहे हैं लेकिन स्टेप वाइज वो खुद हमें बता रहा है क्या क्या चीजें आपको बनानी है, बनाते जाए
तो आपका सॉल्व होता जाएगा। अब इसी तरह के सवाल अब ज्यादातर आप इस तरह के हैं, बिल्कुल ऐसे ही पार्ट वाइज देता है ना क्वेश्चन, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके देता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट कहते हैं जी डेप्रिसिएशन फाइंड कर लिया आपने, 3 नंबर का था। उसके बाद वो कहता है जी कि तारिक टुक सम कैश फ्रॉम कैश बॉक्स एज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, however no record was made of the amount withdrawn. The following information is also available about cash. Cash sales दी हुई है आपको, wages of assistant दी हुई है। Calculate तारिक्स cash drawings for the year ended 30th September. हमें क्या बनाना पड़ेगा? कैश अकाउंट, क्योंकि जब आप कैश में से कुछ एक्सपेंसेस पे करते हैं, अच्छा when some expenses are paid in cash from cash sales, then you have to prepare cash account to find total cash sales or any missing amount. यहाँ missing amount कौन सी है? रिक्वायर्ड में देखें, कैलकुलेट तारीख कैश ड्राइंग्स, कुछ कैश ड्राइंग्स हैं जो मिसिंग है, उसको फाइंड करने के लिए कहता है आपने क्या बनाना है? कैश अकाउंट। मैं बनाने जा रहा हूं आपके सामने कैश अकाउंट। के साइन आ जाएंगे कल नहीं बच्चे? तो कैश अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे हम। कैश अकाउंट में सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्या चीज, ब्रॉड डाउन तो है नहीं, कैश सेल्स आप डेबिट शीट पे लिख लेंगे। कितनी हमें पहले से दी हुई क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में दी हुई है 133,200। कैश सेल्स हमें ऑलरेडी दी हुई क्वेश्चन में 133,200। उसके बाद क्रेडिट साइड पे देखिए, एक तो आपकी आ जाएंगी कैश ड्राइंग्स जो आपने फाइंड करनी है, फिर आपके आ जाएगा वेजेस, वेजेस भी है ना, असिस्टेंट वेजेस हैं जो आपने पे करनी है। देखिए वेजेस ऑफ असिस्टेंट कितनी है? 18,800, ये आप लिखें क्रेडिट साइड पर। उसके बाद आप क्या आ जाएंगे कैश बैंक। कैश बैंक देखते हैं कितना है, ऊपर दिया होता है, जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हो तो कैश बैंक भी दिया होता है, और कैश बैंक कितना दिया है ऊपर आ जाए। कैश बैंक कितना है? कैश टेकिंग्स बैंक 112,400। ये वो पैसा है जो हमने बैंक में जमा कराया है, तो बैंक में डेबिट हो रहा है और कैश में क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसकी एंट्री है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो बैंक में डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा कैश बैंक के नाम से। वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो बैंक लोन है, हम कैश की बात कर रहे हैं इसमें। 112,400 वो चीजें आ रही है जो बैंक से रिलेटेड नहीं है, एग्जाम जो कैश से रिलेटेड है वो। बस जी टोटल कर देंगे डेबिट साइड का, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर दें तो आपके पास कैश ड्राइंग्स जो है वो आ जाएंगी, जो कि आप फाइंड करना चाह रहे हैं। टोटल आपका डेबिट साइड कितना आ जाएगा? 133,200। मैंने आसान सवाल है ना, मुश्किल सवाल नहीं, आसान है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं ये चीजें निकालनी है आप। 133,200 माइनस कर देंगे आप, तो कैश ड्राइंग्स आ जाएंगी आपकी जो निकालनी है आपने समय, तो जिसकी वजह से हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। 2,000 आपकी आ जाएंगी कैश ड्राइंग्स, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। देखते हैं आगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कैश अकाउंट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड इफ सम एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश फ्रॉम कैश सेल्स। यहाँ हमने पे किए हैं, क्या पे किए हैं? सामने देखो, ड्राइंग भी पे की है कैश में और वेजेस भी पे की है कैश में। तो फिर आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ता है मिसिंग फिगर फाइंड करने के लिए। वो मिसिंग फिगर कैश सेल्स भी हो सकती है और वो मिसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर कोई एक्सपेंस या ड्राइंग्स भी हो सकती है। यहाँ पे क्या थी? ड्राइंग्स। कैश बैंक दोनों जगह आएगा। कैश बैंक मींस बैंक डेबिट कैश credit. It will come on the debit side of bank account and will also come on the credit side of cash account. कैश में क्रेडिट में भी आया है तो बैंक की डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, वहीं से मैंने उठाया। नहीं बनेगा, क्यों मिला? भाई कहते हैं जी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सवाल में क्रेडिट सेल्स मौजूद ही नहीं है, उसने कहा सारी की सारी कैश सेल्स है। तो डायरेक्टली सवाल सॉल्व शुरू करेंगे, इनकम स्टेटमेंट को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा अभी, और वो मैंने मिस कर गया, वो पहले बना लेते हैं ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। अकाउंट किसका है जी? रेंट अकाउंट। उतनी बनाया ना, एसएलसी तो बनेगा लेकिन रेंट अकाउंट तो बनना है, तो रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक्सपेंस का अकाउंट
क्यों बोला? क्योंकि रेंट का ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो क्वेश्चन में दिया है, तो आपको रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट फिगर फाइंड करने के लिए। रेंट अकाउंट हम बनाते हैं। इधर आपका आ जाएगा जी प्रीपेड ब्रॉट डाउन, इधर आपका आ जाएगा जी प्रीपेड कैरिड डाउन, इधर एक रूट ब्रॉट डाउन अगर कोई है तो, इधर आ जाएगा जी एक रूट कैरिड डाउन इफ देयर इज एनी। डेबिट साइड पे यहाँ पे क्या आ जाती है आपकी कैश फिगर जितना आप पे करते हैं, तो यहाँ पे आपकी आ जाती है इनकम स्टेटमेंट फिगर जो बेसिकली आपने निकालनी होती है बैलेंसिंग फिगर से। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका बेसिकली कैश अकाउंट कह रहा हूँ, रेंट अकाउंट का आंसर जो आपका निकलेगा, जो कि आपको बनाना है। देखते हैं जी हम क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो वापस जाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, देखिए अदर रिसीवेबल, देखिए रेंट प्रीपेड ओपनिंग दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। कितना है? 990 का रेंट प्रीपेड ओपनिंग दिया हुआ है, 990 का। ओके, मैं रेंट प्रीपेड लिख लूंगा 990, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लूंगा 990, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है 990 रेंट प्रीपेड ओपनिंग। प्रीपेड कैरिड डाउन नहीं दिया हुआ, लेकिन एक्रूड कैरिड डाउन दिया हुआ है। अदर पेबल रेंट एक्रूड कितना? 1040, रेंट एक्रूड दिया हुआ है आपको 1040 का, आपको वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर एक्रूड कैरिड डाउन 1040। अब कैश फिगर रेंट की कहां से लेंगे? वो बैंक अकाउंट से आपको लेनी पड़ेगी। अब बैंक अकाउंट से लेंगे, पीछे जाएंगे, बैंक अकाउंट यहाँ पे दिया है? नहीं, ये दिया हुआ है बैंक अकाउंट। फिर बताएं जी, बैंक अकाउंट में आपने रेंट ऑफ प्रेमिसेस कितना पे किया? 14930, राइट। ये आपका आ जाएगा डेबिट साइड पर रेंट अकाउंट के जो आपने बेसिकली पे किए 14930, दैट्स इट। इसका टोटल कर लेंगे, एक्रूड ब्रॉट डाउन प्रीपेड कैरिड डाउन है ही नहीं, तो आपकी इनकम स्टेटमेंट फिगर आ जाएगी। बताएं जी कितना आता है टोटल? 990 प्लस 4930 प्लस 1040, जी मुहिम कितना आता है? 990, नहीं 990 प्लस 4930, अच्छा 14930 था, सॉरी, थैंक यू वेरी मच फॉर द करेक्शन, दिस इज 14930। ये ठीक कर लें इसको और लिख भी लें, टोटल करें इसका 990 प्लस 14930 प्लस 1040 कितना? 16960, ये आ जाएगा आपका जी, मैंने 8 लिख दिया है, राइट साइड पे भी यही आ जाएगा जी 16960। और इनकम से फिगर भी वही आ जाएगी 16960। ओके जी, ये हमने बना दिया। कैश फिगर दी हुई बैंक अकाउंट में, चेक करें, मैं सामने लिखिए, ये देखिए रेंट ऑफ प्रीमिसेस 14930। ओके, ठीक है। अब आ जाएगा आपकी, क्या आपने क्या बनानी है? इनकम स्टेटमेंट। लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग द इनकम स्टेटमेंट। आपकी आ जाएगी इधर, साइन डाल लेते हैं हम। स्टार्ट हम करेंगे जी सेल से, और सेल सारी कैश सेल दी है, और वो कितनी है जो क्वेश्चन में दी हुई थी हमें, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दी हुई थी, वहीं से हम देख सकते हैं, वो है 133200। कैश सेल्स आपकी आ जाएगी 133200। इसमें से हम लेस कर देंगे जी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स सबसे पहले आपकी क्या आती है बेटा? ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें हम ऐड कर लेंगे जी परचेजेस, जी बिल्कुल। बस क्लोजिंग इन्वेंट्री देखते हैं जी, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी दी हुई है, इसे चलते हैं जी।
ओपनिंग इन्वेंट्री में दी हुई है जी 7410, उस तरफ है ना, राइट पे है 7410 की ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास, लिख लेंगे जी हम 7410 की ओपनिंग इन्वेंट्री है। एड परचेजेस, देखिए जी परचेजेस कितनी दी हुई हमें, हमने निकाली थी, हमने फाइंड आउट की, तो परचेजेस आपकी कितनी आ जाएंगी जी, क्रेडिट परचेजेस 73480, परचेज आपकी आ जाएंगी 73480। प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है जी आपको 8080, वो हम लिख लेंगे जी इधर 8080 को माइनस कर देंगे इससे, आप इसमें से माइनस कर देंगे ये, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा। लेकिन पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है आपने, ग्रॉस प्रॉफिट तो बाद में आता है ना। इसका आंसर लिखेंगे 7810, 72810, 133200 में से माइनस कर देंगे 72810, 60390, ये आपका जीपी आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 60390। इसमें हम ऐड कर लेते हैं अदर इनकम, इधर इनकम है इसमें वाला क्या, डिस्काउंट रिसीव था, याद करें जो मैंने लिखा था इसमें वाला SLCM में, वो डिस्काउंट रिसीव आपने मिस नहीं करना है। अक्सर बच्चों ने इस पेपर में गलती की थी कि डिस्काउंट रिसीव लिखना भूल गए थे, वो कहाँ दिया हुआ था, ऊपर दिया हुआ था कितना 940 का, तो वो आपने मिस नहीं करना वरना सवाल सारा गलत हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव आप पहले ऐड करेंगे 940 का, फिर आप इसमें से जो माइनस करने एक्सपेंसेस वो माइनस करेंगे, 940 ऐड करने, जी 61330, इसमें से हम लेस कर देंगे जी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे रेंट का एक्सपेंस, क्योंकि रेंट एक्सपेंस जो है वो हमने खुद उसको कैलकुलेट किया था, तो हम रेंट ही सबसे पहले लिख लेते हैं ताकि हमारा जो रेंट है वो मिस ना हो जाए। रेंट एक्सपेंस हमने कितना कैलकुलेट किया था, अगर हम देखें 16960, यस हम लिख लेंगे जी 16960। उसके बाद जी आपका आ जाएगा रेंट के बाद डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर एंड फिटिंग्स, या जो भी वो कह रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर एंड फिटिंग है या कोई और वर्ड भी यूज हो सकता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है शायद, आई डोंट नो, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट था, सॉरी वो थी डेप्रिसिएशन 3700 की हमने निकाली थी फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में। मैं भी चेंज भी कर लेता हूँ नाम इसका, ये है जी 3700, सेशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। ठीक हो गई जी बात। उसके बाद हम इसमें लिख लेते हैं वेजेस, वेजेस भी थी ना असिस्टेंट की, वो भी तो आनी है एक्सपेंसेस में, ऑब्वियसली आनी है, कैश अकाउंट में लिखी थी आपने, लेकिन वेजेस तो आनी है, एक्सपेंस तो है ना 18,800 का, वो भी आपको लिखना पड़ेगा 18,800 का एक्सपेंस, जो कि आपने वेजेस का आपका आएगा। उसके बाद 18,800 के बाद लोन इंटरेस्ट है, लोन इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा, और वो लोन इंटरेस्ट उसने क्वेश्चन में दिया है, देखिए लोन उसने पे किया 3,000 का, वो तो पे ऑफ कर दिया ना, लेकिन लोन इंटरेस्ट आगे दिया है उसने क्वेश्चन में। देखिए लोन इंटरेस्ट हम कितना पे कर रहे हैं 580 का, और उसके अलावा अकाउंटेंट्स फीस भी है 580 के अलावा अकाउंटेंट्स फीस भी है 640, वो भी एक्सपेंस है आपका। एक हमने गलती कर दी है बड़ी सख्त, चलिए कोई बात नहीं, बाद में ठीक करेंगे। लोन इंटरेस्ट कितना है 640 का,
जी ठीक है 580 और इधर आपका आ जाएगा जी अकाउंटेंट फी, वो कितने की है 640 की। अच्छा जी इसमें एक पॉइंट था यार गुड्स ड्राइंग का, वो हमने परचेज में से माइनस नहीं किया, देख रहे हैं आप 390 का, तो वो गुड्स ड्राइंग थी वो आपको परचेज में से माइनस करके लिखना था, यानी 73480 इसमें माइनस करना था 390 और फिर आपने लिखनी थी परचेज। ये हमारी गलती हुई है, इसको ठीक करेंगे हम, इसको ठीक करेंगे तो डेफिनेटली अमाउंट्स में चेंज आएगा, अमाउंट्स में चेंज आएगा, फिर शाम को इन अमाउंट्स में भी चेंज आएगा, इसमें भी चेंज आएगा, इसमें भी चेंज आएगा, तो ये अमाउंट्स को हम चेंज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एड परचेजेस में देखें जी कितना आ रहा है माइनस करके 390, -390 73090। अब निकालें कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है जी 72420 वो माइनस कर दें हम तो आपका जीपी आ जाएगा 60780, 940 ऐड कर दें उसमें 617। अब टोटल कर दें एक्सपेंसेस का, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको नहीं ड्राइंग्स नहीं, ड्राइंग्स तो कैपिटल में से माइनस होती है ना, दूसरा फैक्टर इसका, कैश ड्राइंग्स का भी कोई ताल्लुक नहीं है तो वो भी कैपिटल में से माइनस होती है, तो कैश अकाउंट में तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे वो आ जाएगा। गुड्स ड्राइंग जो परचेज में से माइनस होती है इसलिए हमें माइनस करना पड़ा, ड्राइंग्स में ऐड होनी है वो बात ठीक है, लेकिन वो बैलेंस शीट में जाके होगी ऐसे माइनस होनी 40680 माइनस कर दें आप 61720 में से तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 21040, ये हमने प्रॉफिट निकाल लिया 21040, that is the profit for the year which we have calculated and we have solved this question completely. ठीक है मुश्किल नहीं है, एक और थोड़े स्टेप्स हैं इसके खास है ना, अच्छा और स्टेप्स अगर आपको आती हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप्स ना आते हो तो फिर प्रॉब्लम होती है आपको, सारी बात है क्योंकि ये आपको क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम ज्यादा। एक दफा दोबारा देख लेते हैं, हमने क्वेश्चन में रेंट ऑफ प्रीमिसेस न्यू फर्नीचर लोन इंटरेस्ट भी लिख दिया, परचेज भी हो गया, बाकी हम तकरीबन सारा कुछ रिकॉर्ड कर चुके हैं, अदर पेबल अदर रिसीवेबल इन्वेंटरी से नीचे डेप्रिसिएशन भी ले ली थी इक्विपमेंट की हमने, डिस्काउंट रिसीव भी ले लिया है, बस इनकम स्टेटमेंट के बाद उसने क्या मांगा है देखिए, अगर हम कुछ मांगा है तो इनकम स्टेटमेंट कहता है बनाए 9 नंबर की है, वर्किंग अलग से भी होता है, फिर कहता है एक्सप्लेन द अकाउंटिंग कांसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट क्या होता है, दैट बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर, business is an artificial person other than the owner, and in accounting we are business not the owner, so anything which is withdrawn by the owner for his personal use that will be treated as drawings and it is subtracted from the owner's capital, it will not be treated as business expense, drawing is not a business expense, according to business entity concept it will be subtracted from the amount of capital from the owner's money lying with us, and that is business entity concept। substance over form, सब्सटेंस होता है चीज, फॉर्म होती है लीगल फॉर्म, इसके पास ये पेन है ये मेरा, लेकिन चीज उसके पास है, लीगली मैं ऑन करता हूं, लेकिन अकाउंटिंग कहती है सब्सटेंस इज विद हिम, ही इज द ओनर, he can use that and he can write that in his balance sheet as non-current asset। so if you have purchased machinery on credit, if you have purchased machinery on hire purchase and you are still to make the payment, you will treat the machinery as non-current asset although you haven't made the payment yet, although you are not the owner of the machinery because you didn't make the payment, फिर भी आप मशीनरी को फुल अमाउंट से अपने नॉन करंट एसेट में लिखते हैं, बल्कि उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं, क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इफ सब्सटेंस इज विद यू
it takes over the legal form. Even legally you are not the owner, but the substance is with you, so you are the owner. Accounting says like that. Substance को over form कर देते हैं, legal form को over rule कर देते हैं. आगे देखते हैं. Next, कहते हैं तारिक has become concerned about his business liquidity. तारिक को business liquidity के हवाले से, तारिक ही है ना, तारिक को business liquidity के हवाले से काफी परेशानी है. तो क्या कह रहा है? He is considering two options: reduce the inventory levels or delay payment to supplier. Advise Tariq which of these he should take. Justify your advice. Delaying payment to suppliers may lead to create a bad relationship with the supplier. They may not, in the future, they may not supply you the raw material which is required to run the business, right? Delaying trade payables have obviously some benefits because the money will be with you for a long period of time and you can use that money, right, to improve the liquidity. But it has more drawbacks because delaying trade payables can lose your relationship with the trade payable, and they will definitely feel awkward, and they will start. They will stop giving you raw material on credit. They will stop giving you supplies on credit. Inventory, reducing the inventory levels can make the difference. If you are selling the inventory quickly, then it means that you are converting your inventory into sales quickly. So you are getting the amount into sales, but it is also important that only reducing the inventory will not work. The collection from trade receivable is also important. Like if you are selling the inventory is going, but the amount is not receiving, even then the liquidity will not improve. Liquidity will improve when the trade receivables will also decrease and it will convert into cash. Then your liquidity position can improve. So reducing the inventory is a good option, keeping in mind that the trade receivables are going to make the payment after the sale of inventory. Then it works. ये आप लिखकर एक्सप्लेनेशन में जो है वो बता दीजिए. तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है. इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने करवाया था आपको, मुझे याद है, और फिर इसके बारे में मजीद हम जो है वो डिस्कस इंशाल्लाह ताला करेंगे.